हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। कॉन्ट्रैक्ट की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है प्रपोजल से। बट प्रपोजल का कोई वजूद नहीं है, प्रपोजल की कोई आइडेंटिटी नहीं है अनटिल एंड अनलेस दैट प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। सो एक्सेप्टेंस प्रपोजल की जो हमारी कड़ी है उसका सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे कॉन्ट्रैक्ट बनने की शुरुआत होती है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट आर द इसेंशियल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है एक्सेप्टेंस क्या होता है। व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मतलब कि हमने जो प्रपोजल में देखा कि अगर आप किसी इंसान को अपनी कोई इच्छा व्यक्त करते हैं कुछ बेचने की या कुछ करने की या कुछ ना करने की, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, अगर आप उसको अपनी इच्छा व्यक्त करते हो तो जिस व्यक्ति को, सो व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको आपने अपनी इच्छा व्यक्त की है, वो उसके ऊपर अपनी रजामंदी देता है तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर रजामंदी नहीं देता है तो प्रपोजल रिजेक्ट होगी। So that's the reason प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है टू मूव फर्दर इन द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ प्रपोजल जरूरी नहीं है कि सिर्फ शब्दों में ही हो, एक्सप्रेस वर्ड्स के अंदर ही हो। हम इस बात को ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बस में जाके बैठते हैं तो इट इज एन इम्प्लाइड प्रपोजल फ्रॉम योर पार्ट कि भाई आप बस वाले को बोल रहे हैं कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, और बस वाला अगर आपको लेके जा रहा है तो इट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अगर बस वाला आपको मना कर देता है कि नहीं ये बस यहाँ से वहां नहीं जाएगी तो इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर रहा है, अदरवाइज इट इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। या फिर अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्राइवेट बस है, कोई शादी की बस है, आप उस बस में जाके बैठ जाते हैं तो आपको बस वाला बोलेगा कि देखिए ये हमारी प्राइवेट बस है, प्लीज आप यहाँ से उतर जाइए, वी डू नॉट वांट टू टेक यू अलोंग विद अस। सो इट इज अ रिजेक्शन। सो प्रपोजल नीड नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड ऑल्सो। इट इज द फर्स्ट स्टेज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसके अंदर पहले प्रपोजल होता है, प्रपोजल के बाद उसका एक्सेप्टेंस होता है, और एक्सेप्टेंस के बाद ही आपका प्रपोजल आगे चलता है। ठीक है। सो नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, हम आगे सारी कंडीशंस को खोल के देखेंगे, बट एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रपोजल का एक्सेप्टेंस का एक्सप्रेस होना जरूरी नहीं है, इट कैन बी एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस ऑल्सो। ऑल्सो जो कंडीशंस है उन सब का, आप अगर आप कोई भी कंडीशन परफॉर्म कर देते हैं, जैसे राव वर्सेस राव का एक केस था कि जिसके अंदर एक आंट ने बोला कि अब मैं अपनी नीस को इतना अमाउंट दूंगी अगर मेरी नीस मेरे साथ आके रहने लग जाती। तो नीस कम्स, नीस डजंट से एनीथिंग, शी डजंट से वेदर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट, वो सिर्फ अपनी आंट के साथ आके रहना शुरू कर देती है। इन दैट केस इट इज डीम्ड दैट शी इज एक्सेप्टेड हर प्रपोजल। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये बात आपको आराम से क्लियर है कि अगर आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से पहले कोई कंडीशन डाल देते हैं तो वो काउंटर ऑफर बन जाता है। चलिए इसकी हम कंडीशंस देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। लेट अस नाउ सी व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। जैसे एक वैलिड प्रपोजल की कुछ एसेंशियल कंडीशंस है, वैलिड एक्सेप्टेंस की भी कुछ कंडीशंस होती है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। सबसे पहले, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अभी बात की मैंने कि अगर आप प्रपोजल को किसी कंडीशन के साथ, किसी वेरिएशन के साथ अगर एक्सेप्ट करते हैं, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। वो क्या हुआ, इट बिकेम अ काउंटर प्रपोजल, काउंटर ऑफर हो गया। एंड देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट अंटिल दिस काउंटर ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ओरिजिनल प्रपोजल। वही जो मैंने आपको बताया था कि पिंग पोंग का मैच, आपको सामने वाले ने कोई प्रपोजल दिया, आपने उसको सामने कोई काउंटर ऑफर डाली, तो अगेन नाउ यू बिकेम द प्रपोजर एंड द अदर पर्सन बिकेम द एक्सेप्टर। सो एक्सेप्टेंस दैटफोर मस्ट बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड एंड विदाउट एनी कंडीशन। इसके अंदर एक लैंडमार्क केस के द्वारा आपको समझाता हूं। नील वर्सेस मैरिट का केस है, 1930 का, 1930 का केस है, जहां पे मैरिट ने नील को अपनी लैंड ऑफर की थी बेचने के लिए एट $280। ठीक है, प्रपोजल बहुत क्लियर है, प्रपोजल के अंदर कोई ज्यादा कंडीशन कुछ नहीं है। प्रपोजल इज सिंपली दैट आई एम विलिंग टू सेल यू माई लैंड एट $280। ठीक है, नील ने रिप्लाई किया, ये उन्होंने शायद उनको पोस्ट से पूछा होगा तो उन्होंने पोस्ट से रिप्लाई किया नील ने, दैट आई एम एक्सेप्टिंग दिस प्रपोजल, और उन्होंने साथ में $30 का एक अमाउंट साथ में भेज दिया, एंड प्रॉमिस किया दैट आई विल पे द बैलेंस अमाउंट बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ $50 ईच। नाउ नील ने क्या किया, नील ने प्रपोजल जैसा मैरिट ने दिया था वैसा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट किया। मैरिट ने कहीं पे भी ये नहीं बोला था कि भाई मुझे मंजूर है कि ठीक है ईएमआई पेमेंट्स कर देना, या ये कंडीशन $30 अभी भेज दे, $50 बाद में भेज दे, ऐसा कुछ नहीं बोला था। नील ने जो एक्सेप्टेंस किया है उसके अंदर उसने जो ओरिजिनल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी उसको चेंज किया।
कैसे चेंज किया? एज नील एक्सेप्टेड द प्रपोजल सब्जेक्ट टू मेकिंग पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट। मतलब आपकी एक्सेप्टेंस के अंदर आप अपने कंडक्ट से क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि मुझे मंजूर है, बट मैं जो बाकी की पेमेंट है वो ईएमआई में दूंगा, मैं इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा। सो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एज द एक्सेप्टेंस इज कंडीशनल। अगर इसको वैलिड एक्सेप्टेंस बनाना था, इट शुड बी अ अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कि भाई मैं पूरे $280 एक साथ पे करूंगा, बिकॉज नॉर्मली यही माना जाता है। एंड प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड as offered without any reservations or without any consideration. Therefore, in this case, there is no contract. But there are certain exceptions to this rule. सबसे पहला एक्सेप्शन क्या होता है कि जब लैंड की सेल होती है, अगर कोई सेल ऑफ लैंड हो रहा है, वहां पे अगर ये इस तरह से बात हो रही है कि एन ऑफर के आई विल एक्सेप्ट दिस ऑफर प्रोवाइडेड कि मेरी जो लैंड की जो टाइटल सर्च है, मैं अपने वकील के द्वारा, अगर सॉलिसिटर के द्वारा लैंड की टाइटल सर्च करवाता हूँ, लैंड का अगर मैं देखता हूँ कि टाइटल में कोई डिफेक्ट नहीं है, जो करने में यूजुअली 1-2 महीने का टाइम लगता है, तो इट इज नॉट अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। It is simply allowing the purchaser a common right of investigating, so that वो देख सके, जान सके कि लैंड का टाइटल बरोबर है कि नहीं। अब जैसे नील मैरिट वाले एग्जांपल में समझाता हूँ। मैरिट अगर नील को बोलता है कि मैं अपनी लैंड आपको $280 के अंदर बेचना चाहता हूँ, नील बोलता है मुझे एक्सेप्टेड है, ओके इट इज डन, कोई पेमेंट वेमेंट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, इट इज एक्सेप्टेड। हाउएवर नील लैंड की टाइटल सर्च कराता है, टाइटल हिस्ट्री निकालता है कि इस लैंड पे किसी और का दावा, किसी और का हक हिस्सा तो नहीं है। इस टाइटल सर्च के दौरान 1.5 महीने बाद जब टाइटल सर्च चल रहा था, इस दौरान एक थर्ड पर्सन, कोई जॉन करके पर्सन आता है, वो बोलता है कि नहीं ये लैंड तो मेरी है। इस केस में नील जाता है, बोलता है कि नहीं, आई डू नॉट वांट टू गो अहेड विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये लैंड तो किसी और की है, आप मुझे गलत चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर मैरिट ये नहीं बोल सकते, कहते हैं नहीं भाई आपने तो एक्सेप्ट कर लिया था। ये डिफेंस मैरिट को नहीं मिलेगा, बिकॉज टाइटल सर्च कराना और उसमें जितना समय लगता है वो करवाना बायर का अधिकार है, इट इज अ नॉर्मल राइट। सो ये दिस इज द एक्सेप्शन कि टाइटल सर्च इज नॉट अ कंडीशन। मैरिट ये नहीं बोल सकता कि तुमने तो ऐसी कंडीशन रखी ही नहीं थी कि तुम लैंड का टाइटल सर्च करोगे, इवन दो वो कंडीशन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखी थी, इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन कि ये टाइटल सर्च करवाना एक बायर का अधिकार है। सेकेंडली, अगर कोई कंसाइनमेंट बेसिस पे कोई गुड बेच रहा है, कि जहां पे आपको जो माल की सप्लाई है वो इंस्टॉलमेंट्स पे या कंसाइनमेंट बेसिस पे आ रही है, और आपने पहले से अगर ये कंडीशन मेंशन की हुई है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो परचेजर विल बी लायबल टू पे द इंक्रीज प्राइस, दिस इज नॉट अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। इसके अंदर क्या हुआ कि ये कोई कंडीशन नहीं है, इट इज सिंपली अ नॉर्मल ट्रेड के जैसे जैसे माल मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी आप उसकी इंक्रीज प्राइस पे करोगे। सो इट इज अनदर एक्सेप्शन टू दिस कंडीशन। नेक्स्ट इज दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। अभी आपके मन में सबसे पहले सवाल यही आएगा कि यूजुअल और रीजनेबल मैनर क्या होता है, तो वो डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ द ट्रेड के ऊपर। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी वो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट प्रपोजल, कि मैं अगर किसी शॉप में जाता हूँ, सेल्फ सर्विस शॉप होती है, वहां पे जाता हूँ, अगर मैं अपनी टोकरी में कुछ सामान रखता हूँ और सामान लेके कैशियर के पास जाता हूँ, तो हु इज मेकिंग द प्रपोजल? आई एम मेकिंग द प्रपोजल। तो इस केस के अंदर व्हाट इज द यूजुअल मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस? तो या तो कैशियर वो सामान लेके पैक करना शुरू कर देगा, या तो कैशियर मेरे से पैसे डिमांड करेगा, तो वहां पे इट इज अ यूजुअल एक्सेप्टेंस। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कैशियर बोलेगा कि आप ये अभी रख के जाओ, मैं 10 दिन बाद सोच के बताता हूँ कि मुझे आपको माल बेचना है कि नहीं बेचना है। इट इज अनरीजनेबल, आपको खुद ही सुनने में ये बात इलॉजिकल लग रही होगी। सो इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। नाउ इसके अंदर क्या है कि अगर आप अपने प्रपोजल के अंदर क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे एक्सेप्टेंस इस तरीके से चाहिए और इस टाइम लिमिट के अंदर चाहिए, तो जो व्यक्ति को आप ये कर रहे हैं, सो जिस जिस व्यक्ति को आप ये प्रपोजल दे रहे हैं, उसकी ड्यूटी बनती है कि एक्सेप्टेंस उसी तरीके से करे। अगर नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो प्रपोजल आपको एक रीजनेबल टाइम देगा कि उसको आप उसको सुधारिए। अगर फिर भी नहीं सुधारते हैं तो प्रपोजल के पास अधिकार है आपके एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करने का। समझाता हूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, हम मैंने आपको एक प्रपोजल दिया कि आई एम विलिंग टू सेल माई लैंड टू यू फॉर $280। इफ इट इज एक्सेप्टेड टू यू, सेंड मी योर एक्सेप्टेंस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। आप मुझे रजिस्टर पोस्ट से नहीं भेजते, आप मुझे कुरियर से या ऑर्डिनरी पोस्ट से अगर अपना एक्सेप्टेंस भेजते हैं, तो मैं बोलूंगा दिस एक्सेप्टेंस इज नॉट दिस एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड फॉर मी। आप मुझे रजिस्टर एडी से अपना जवाब दीजिए।
तो मैं आपको समय देता हूं कि ठीक है, रजिस्टर ईडी भेजने के लिए आपको 5-10 दिन और चाहिए, तो 5-10 दिन में जवाब भेजिए। एक मौका मुझे आपको देना बनता है। अगर आप फिर भी नहीं भेजते हैं, देन आई कैन रिजेक्ट दैट प्रपोजल, अदरवाइज नॉट। ऐसा क्या करें कि, और इसके अंदर एक और एलिमेंट भी है कि अगर प्रपोजर ये बोलता है कि भाई मैं आपसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कोई सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं अहमदाबाद आता हूँ, अहमदाबाद में आपकी ग्रेन्स की शॉप है, जहां से मैं आपसे 5 बोरे गेहूं के लेता हूँ, वीट के 5 बोरे मैं आपसे लेता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे ये आपसे खरीदने, बशर्ते आप मुझे गांधीधाम में डिलीवरी देंगे। तो इट इज अ कहीं ना कहीं कि आई एम टेलिंग यू द मैनर ऑफ डिलीवरी, कि मुझे किस तरह से मेथड ऑफ डिलीवरी आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस पे इसकी डिलीवरी चाहिए। तो अगर आप मुझे बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अहमदाबाद में ही आपको डिलीवर करूंगा, तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको मेरे को गांधीधाम में अगर डिलीवरी देने को तैयार है, तो ही इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, अदरवाइज इट इज नॉट। अगर कोई स्पेसिफिक मोड नहीं हो, इफ देर इज नो स्पेसिफिक मोड प्रिस्क्राइब, तो क्या करें? उस केस के अंदर आमतौर के अंदर बिजनेस के अंदर जो चलता है, जो ट्रेड प्रैक्टिस होती है, उसी को यूजुअल और रीजनेबल मैनर को दिया जाता है। बट इधर मैं फिर से आपको हाईलाइट कर रहा हूं दैट यूजुअल एंड रीजनल मैनर इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजेक्शन टू डायरेक्ट ट्रांजेक्शन, केस टू केस, बिजनेस टू बिजनेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, ये डिपेंड करता है बहुत फैक्टर्स पे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, विच इज मेंटल एक्सेप्टेंस। सो लॉ के अंदर एक पॉइंट बहुत क्लियर, अगर आपको ट्रू और फॉल्स में पूछा जाए, mere silence is acceptance या mere silence is consent, false, completely false। लॉ बहुत क्लियर है that mere silence cannot amount to acceptance। अगर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, अगर आपको पूछता हूं कि आपको मेरा घोड़ा 10,000 रुपए में खरीदना है क्या, आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप खामोश रहते हैं, तो मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता हूं कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर आप मेरा घोड़ा खरीदना चाहते हैं, तो या तो आप शब्दों से उसको एक्सप्रेस कीजिए, या फिर अपने कंडक्ट से। कंडक्ट से कैसे करेंगे? आप मेरे घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ लेंगे, या जेब से 10,000 रुपए निकाल के मुझे दे देंगे, तो वो इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। मतलब कि मैं अगर अपने मन में सोचता हूं, या आप अगर सोचते हैं कि हाँ मुझे इनका घोड़ा खरीदना है, बट आप मुझे बोलते बोलते नहीं, आप सिर्फ अपने मन में ये धार लेते हैं, अपने मन में मान लेते हैं, और वहां से चले जाते हैं। मीनवाइल मैं अगर अपना घोड़ा किसी और को बेच देता हूं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने तो अपने मन में मान लिया था। पहली बात तो है, लॉ के अंदर, कोर्ट के अंदर प्रूव कैसे करोगे कि आपने मन में मान लिया था? तो दैट्स द रीजन मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। आपको क्लियर कट इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या फिर अपने कंडक्ट से इंप्लाई करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट इंटेंट बाय स्पीच, राइटिंग और एनी अदर। ठीक है। नाउ इसके मिलता जुलता ही जो हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं से मिलता जुलता ही है, इसलिए एक लैंडमार्क केस है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। दैट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक्सेप्टेंस जो है, ना सिर्फ आपकी खामोशी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, बट जिसने, ऑफरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। ऑफरर कौन हुआ? प्रपोजर, जिसने आपको प्रपोजल दिया है, ओरिजिनल प्रपोजर जो हुआ। आपको अपना एक्सेप्टेंस उस व्यक्ति को जताना, उस व्यक्ति को बताना बहुत जरूरी है। इट शुड बी सिग्निफाइड एंड कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर हिमसेल्फ। इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसके एजेंट को बता सकते हो, या उसका, जिसको उसने पावर ऑफ अटर्नी दी, उसको बता सकते हो। वो लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ेंगे तब ये पॉइंट उसके अंदर आएगा। बट आम तौर पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जिस व्यक्ति ने प्रपोजल दिया है, आपको उसी को एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। यहाँ पे दो केस मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली का। इस केस में क्या था कि फेल्ट हाउस करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने नेफ्यू को बोला कि मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। ही ऑफर्ड टू परचेज हिज नेफ्यूज हॉर्स इन फॉलोइंग वर्ड्स। क्या बोला उसने कि अगर मैंने आपसे आपसे कुछ और नहीं सुना, इफ आई हियर नो मोर अबाउट द हॉर्स, आई विल कंसीडर द हॉर्स इज माइन एट $33.15। ठीक है, कि अगर आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैं ये मान लूंगा कि ये घोड़ा आप मुझे $33 में बेच रहे। नेफ्यू ने क्या किया? उसने कोई रिप्लाई नहीं भेजा। किसको नहीं भेजा? फिंडली को, जो ओरिजिनल प्रपोजर था, उसको कोई रिप्लाई नहीं भेजा। बट उसने अपने ऑक्शनियर को बोल दिया कि देखिए मेरे को ये घोड़ा ये बेचना मत। और उसने, हो सकता है कि पहले किसी ऑक्शनियर को एम्प्लॉय किया होगा, उसने बोला होगा कि भाई घोड़ा बिकवा के दे। पर जैसे ही फिंटली ने ये बात बोली अपने नेफ्यू को, नेफ्यू ने फिंटली को कुछ जवाब नहीं दिया कि मुझे मंजूर है कि नहीं मंजूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस केस का। नेफ्यू ने फिंटली को कुछ जवाब नहीं दिया, सॉरी फेल्टहाउस को कुछ जवाब नहीं दिया कि वेदर मुझे ये ऑफर एक्सेप्टेड है कि नहीं। वो चुप रहा, खामोश रहा, मियर साइलेंस। बट ही टोल्ड इट टू हिज ऑक्शनियर कि भाई अब ये घोड़ा बेचना मत, ये घोड़ा मैं ऑलरेडी किसी और को बेच चुका हूं। ऑक्शनियर ने क्या किया? अपना घोड़ा, ये घोड़ा
उसने किसी और को बेच दिया। ही सोल्ड द हॉर्स टू समबडी एल्स। अब फेल्टहाउस को इस बात पे गुस्सा आया, उसने ऑक्शनियर पे केस करने का सोचा। उसने बोला कि मैं ऑलरेडी मेरे नेफ्यू को मैंने बोला था कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा मेरे को आपने बेच दिया। नेफ्यू ने उसको कुछ ना जवाब दिया, ना कुछ उसको अपना एक्सेप्टेंस उसको बताया। बट ऑक्शनियर, नेफ्यू ने भले ऑक्शनियर को बोला, बट नेफ्यू डिडंट से एनीथिंग टू द ओरिजिनल प्रपोजर। इन दैट केस, जैसे ही फेल्टहाउस ने ऑक्शनियर के ऊपर केस करने की कोशिश की, दैट केस वाज नॉट हेल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ने ये बोला दैट फेल्टहाउस कैन नॉट सक्सीड एज द नेफ्यू हैड नॉट कम्युनिकेटेड हिज इंटेंशन टू द अंकल। क्योंकि अंकल मतलब फेल्टहाउस, फेल्टहाउस वाज द ओरिजिनल प्रपोजर। उसने चाहे अपने ऑक्शनियर को बोला, बट ओरिजिनल प्रपोजर कौन था? हु वाज द वन, हु वाज द ऑफरर जिसने प्रपोजल दिया था? दैट वाज फेल्टहाउस। तो अगर वो फेल्टहाउस को अपना इंटेंशन नहीं बता रहा है, उसके सिवाय भले ना पूरी दुनिया को जाके बताए, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस अनटिल एंड अनलेस इट इज सिग्निफाइड एंड कम्युनिकेटेड टू फेल्टहाउस हिमसेल्फ। ठीक है? सो इस केस के अंदर दैट्स द रीजन फेल्टहाउस कुडंट सू द ऑक्शनियर, बिकॉज ऑक्शनियर ने कुछ गलत नहीं किया। उसने अगर घोड़ा किसी और को बेचा है, वो इसलिए बेचा है क्योंकि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फेल्टहाउस के और उस नेफ्यू के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। बिकॉज फेल्टहाउस ने ऑफर दिया, नेफ्यू ने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया उसने उसको बताया नहीं। सो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सो इफ देयर इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स द रीजन ही कुडंट सू द ऑक्शनियर। ठीक है? एक और केस से मैं आपको समझाता हूं, जिसके अंदर दोनों चीजें आएंगी कि हाउ मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, ऑल्सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। ये बात भी इस केस में आएगी। जो केस है ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, बहुत लैंडमार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसको काफी बार कोर्ट ऑफ लॉ में यूज किया जाता है। सन 1877 1877 का एक केस है। अब इसमें क्या, इस केस में क्या था, एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल वाज सेंट टू द मैनेजर ऑफ अ रेलवे कंपनी फॉर हिज एक्सेप्टेंस। तो रेलवे कंपनी के एक मैनेजर को एक एग्रीमेंट भेजा गया कि आप इसको आप एक ड्राफ्ट भेजा गया कि आप इसको एक्सेप्ट करके हमें वापस भेजिए। मैनेजर ने उस एग्रीमेंट के ऊपर वर्ड अप्रूव्ड लिखा भी, मतलब मुझे मंजूर है, इट इज एक्सेप्टेड, अप्रूव्ड, उसने उसके ऊपर लिखा भी। लिखने के बाद उसने जो ओरिजिनल प्रपोजर था उसको भेजा नहीं। उसने क्या किया, इस ड्राफ्ट को अपने ड्रॉअर में रख दिया। उसने सोचा कि मैं कल परसों भेजूंगा इसको, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना के अपने वकील के दौरान द्वारा फाइनल कॉन्ट्रैक्ट बना के मैं इसको भेजूंगा, और उसने अपने ड्रॉअर में उसको रहने दिया। अब ये गलती से ड्रॉअर में पड़ा। तो यहां पे कोर्ट ने माना कि देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इवन दो एक्सेप्टेंस आपने कर लिया, आपने उसके ऊपर, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी बोलती है कि साहब उसने तो उसके ऊपर अप्रूव वर्ड लिख दिया है ना, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बट इट इज लाइक अ मेंटल एक्सेप्टेंस एंड इट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। बिकॉज कोर्ट ने ये बोला एक्सेप्टेंस एंड इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि पहली बात तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट करके ऑफरर को कम्युनिकेट कीजिए, इंटीमेट कीजिए। दे बोथ आर नेसेसरी टू रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स द रीजन इस केस के अंदर, क्योंकि वो ड्रॉअर भले वो भूल चूक से हो गया कि भाई अनइंटेंशनली हो गया, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द ओरिजिनल प्रपोजल। फिफ्थ जो एसेंशियल कंडीशन है एक्सेप्टेंस की, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल मींस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स। क्लियर कट है कि अगर आप कोई प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपने सारी कंडीशंस, आप सूझ बूझ के सारी कंडीशंस के साथ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो फ्लाइट की टिकट के ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं वो सब मान लिया जाता है कि आपने एक्सेप्ट किया। आपने पढ़ी नहीं पढ़ी वो आपकी मर्जी। अगर आप इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर ले रहे हैं तो पॉलिसी का जो पूरा डॉक्यूमेंट है ऐसा माना जाता है कि आपने पढ़ा हुआ है। इवन इफ जो प्रपोजर है उसने, सॉरी, जो एक्सेप्टर है, ऑफरी जो है, एक्सेप्टर जो है, उसने अगर उसको नहीं भी पढ़ा हो तो भी ये माना जाता है। इसमें सिर्फ दो बात का ध्यान रखना होता है। पहली बात, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियरली, द वर्ड यहाँ पे है लेजिबल, इसके ऊपर मैं आऊंगा कि भाषा का इस पे इतना इफेक्ट नहीं होता है। इट शुड बी लेजिबल, मतलब पढ़ने लायक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पढ़ने लायक फॉन्ट होना चाहिए, उसके ऊपर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाऊंगा। और एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन, कि आपको एक समय मर्यादा मिलनी चाहिए। अब मैं खड़े खड़े आपको बोलूं कि भाई 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है, खड़े खड़े उसको एक्सेप्ट करो, तो मुझे 50 पेज पढ़ने का समय तो दीजिए। तो एक इट शुड बी लेजिबल एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन। चलिए, ये दोनों चीजें, लेजिबल एंड अपॉर्चुनिटी, मैं आपको दो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, केस के साथ समझाता हूँ, रियल लाइफ केस के साथ। पहला केस ये है कि इस केस में क्या हुआ कि एक शिपिंग कंपनी थी।
उसके ऊपर, उसके शिप के ऊपर, क्रूज शिप के ऊपर एक पैसेंजर ट्रैवल करता है। ट्रैवल के दौरान उसको एक इंजरी हो जाती है, क्रू मेंबर की किसी गलती से उसको, पैसेंजर को इंजरी हो जाती है। तो वो क्लेम करता है, वो ये दावा ठोकता है शिपिंग कंपनी के खिलाफ कि भाई मुझे इस कंपनी से इतने पैसे मिलने चाहिए। शिपिंग कंपनी क्या बोलती है कि हमारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिसके अंदर ये भी इंक्लूडेड था कि अगर किसी को कोई भी नुकसान होता है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैनेजमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ था, वो हमने टिकट के पीछे लिखा है। सो हमारी कोई इसके अंदर जिम्मेदारी नहीं बनती। बट क्या हुआ, किस्मत का करिश्मा देखिए, कि वो एक पर्टिकुलर लाइन या एक पर्टिकुलर क्लॉज था, उसके ऊपर कोई, क्या होता है कि जैसे टिकट जब भी आप लेते हैं, कोई भी आप इवन जब एयरलाइन की भी टिकट लेते हैं तो उसके ऊपर जैसे वो आपका इमिग्रेशन वाले कोई स्टैंप मारते हैं, या सिक्योरिटी वाले कोई स्टैंप मारते हैं, या चेक इन के टाइम पे कोई स्टैंप मारता है, तो इस टिकट के ऊपर एक रेड कलर की इंक से स्टैंप उन्होंने मारा था, जो भी होगा कि भाई चेकड इन या सिक्योरिटी चेक डन, वो स्टैंप मारा हुआ था, जिसके कारण, या फिर पेड का ऐसे थप्पा मारा होगा, जिसके कारण वो जो क्लॉज था वो क्लॉज विजिबल नहीं था, इट वॉज नॉट लेजिबल, लेजिबल मतलब रीड नहीं किया जा पा रहा था, दैट क्लॉज कुडंट बी रेड प्रॉपरली। सो डिफेंडेंट ने, सॉरी कंप्लेनेंट ने क्या बोला, उसने बोला कि भाई मेरे को ये क्लॉज दिख ही नहीं रहा है, अगर मुझे दिख रहा होता तो शायद मैं शिप में नहीं बैठता, मुझे अगर पता चलता कि मुझे कोई नुकसान होगा, ये भरपाई नहीं करते तो मैं नहीं देता। तो शिपिंग कंपनी, इधर कोर्ट ने ये बोला कि शिपिंग कंपनी ने भले ही पीछे लिखा है, उन्होंने टिकट पे क्लियर कट लिखा है कि भाई ये दे विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, बट दैट पर्टिकुलर क्लॉज इज नॉट विजिबल टू द बायर ऑफ द टिकट। उनको ध्यान रखना चाहिए था कि कंडीशंस क्लियरली दिखे, स्टैंप को इस तरह से लगाना चाहिए था कि भाई कंडीशंस क्लियरली दिखे। इसलिए इस केस में कोर्ट ने पैसेंजर को अधिकार दिया कि यू कैन रिकवर द डैमेजेस। अगर अगर इस केस को थोड़ा सा ट्विस्ट करते, पहले तो इस केस के अंदर पैसेंजर को डैमेजेस मिले, अगर शिपिंग कंपनी का अगर वो थप्पा ध्यान से लगा होता और अगर ये कंडीशन विजिबल होती, इन दैट केस पैसेंजर को अवार्ड नहीं मिलता। इवन दो सेम टिकट है, सेम पैसेंजर है, सेम सिचुएशन है, ये सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट इस सब चीज को घुमा देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्टेंस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, दे शुड बी रीडेबल, लेजिबल, क्लियरली पढ़ने में आने चाहिए। सेकंड जो मैंने बोला, अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ ये भी एक शिप का ही एग्जाम्पल है कि मैकेलन वर्सेस कैंपेन्स डेस मैसेंजर्स मैरीटाइम्स दे फ्रांस, इसका केस है, जिसमें क्या था कि एक पैसेंजर एक टिकट खरीदता है, वो टिकट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है वो फ्रेंच लैंग्वेज में। अब क्या हुआ कि कुछ उसको नुकसान होता है, उसके सामान को कुछ नुकसान होता है या उसको कुछ नुकसान होता है, तो वो शिपिंग कंपनी के ऊपर दावा ठोकता है कि मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। तो शिपिंग कंपनी बोलती है कि हमने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली तो आपको लिख के दिए, किस बात के पैसे हम आप हमसे मांग रहे हैं। तो वो कोर्ट में जाके बोलता है पैसेंजर कि मुझे तो भाई फ्रेंच भाषा आती नहीं है, मैं तो सिर्फ हिंदी जानता हूँ या इंग्लिश जानता हूँ, मुझे फ्रेंच भाषा में क्या लिखा था पता नहीं। तो वहां पे कोर्ट ने ये बोला कि आपने टिकट खरीदी होगी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, जब भी खरीदी होगी, आपके पास इनफ टाइम था ये देखने का कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेंच में लिखी हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आपकी गलती है, आप, यू हैड इनफ टाइम टू गेट योर सेल्फ अक्वेंटेड विद द टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप चाहते तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पूछ सकते जिसको फ्रेंच भाषा आती है। अगर ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो आप शिपिंग कंपनी को ही बोल सकते थे कि भाई ये क्या लिखा है, मुझे समझा तो दीजिए कि इसमें कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। सो अगर आप किसी को नहीं पूछ रहे हैं तो इट इज एज्यूम्ड दैट यू नो दैट लैंग्वेज। इसलिए इस केस में पैसेंजर को डैमेजेस नहीं मिले, बिकॉज इट वॉज एज्यूम कि उसको टर्म्स एंड कंडीशन पता थी, ही और शी हैड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू गेट देमसेल्फ एक्वेंटेड। इसी केस को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करें, ये मान लीजिए कि भाई दौड़ते दौड़ते अगर कोई पैसेंजर आया, कि भाई शिप जस्ट निकलने वाला है, दौड़ते दौड़ते आया, 1 मिनट पहले ही उसने टिकट खरीदी, तो वहां पे अगर उसको ये पढ़ने का, बट इधर भी इस बात आ सकती है कि भाई उसको ये पता होना चाहिए कि भाई ये फ्रेंच शिपिंग कंपनी है, तो हो सकता है कि टिकट फ्रेंच में लिखी हो, बट उसको मौका नहीं मिलता है तो वो कोर्ट के अंदर अपनी बात रख सकता है। बट आमतौर पे इट इज एज्यूम दैट इफ यू आर गोइंग ऑन अ शिपिंग कंपनी जिसके वेसल्स, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, ये आपका फॉल्ट है अगर आपको उसके बारे में पता नहीं चल रहा है तो। ठीक है, इट इंप्लाइज दैट द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू यूज द लैंग्वेज, मतलब ये बोला जा रहा है कि शिपिंग कंपनी अपने मर्जी की लैंग्वेज यूज करेगी, वो उसकी मर्जी, उसको फ्रेंच पसंद है तो फ्रेंच ही यूज करेंगे, और अगर चलने वालों को अगर पढ़ना है तो उनकी मर्जी, नहीं चलना है तो दे कैन गो टू सम अदर कंपनी। सिक्स्थ जो एसेंशियल कंडीशन है वैलिड एक्सेप्टेंस की, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल नीड नॉट ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये ऑलरेडी हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए शॉर्ट में समझाऊंगा कि भाई आपको कहीं पे भी इसको बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रपोजल से रिलेटेड कुछ भी काम कर दिया
तो कोई भी आपने कंडीशन उसके ऊपर परफॉर्म कर दी तो इट इज अ एक्सेप्टेंस इटसेल्फ। इसमें बहुत बेसिक एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी बेचने आई है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि दे आर ऑफरिंग यू सम पॉलिसी, पर प्रपोजल आपकी साइड से आएगा। क्यों? वो तो आपको एडवर्टाइज कर रही है अपनी पॉलिसी। आपने बोला कि मुझे आपकी पॉलिसी खरीदने में इंटरेस्ट है, क्या आप मुझे अपनी पॉलिसी बेचेंगे? तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ जवाब नहीं देती, कुछ नहीं बोलती, वो आपसे चेक ले लेते और चेक जाके बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते। ठीक है, अब ये जैसे ही हो गया, if the insurance company accepts the check as per the terms of the proposal towards the premium and वो चेक को एनकैश कर लेते हैं, तो even though it is not expressed in word, it is a clear cut acceptance of the proposal। ये डिसाइड हुआ था हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस सोसाइटी वर्सेस श्याम सुंदर, इस केस के अंदर 1952 का केस है। सो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस ऑफर इज साइलेंस कपल्ड विद हिज कंडक्ट, मतलब कि आप चुप हैं बट आपका जो कंडक्ट है इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव एक्ट, इसलिए इस चीज को ये माना जाता है। सो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ शब्दों के थ्रू ही एक्सप्रेस करना है। अगर आप कोई भी कंडीशन करते हैं, कोई भी टर्म, जैसे वो मैंने राव वर्सेस राव का केस बताया था कि नीस अगर अपनी आंट के साथ आके रहना शुरू कर देती है तो इट इज एन एक्सेप्टेंस। नाउ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन। ये जैसे आपने प्रपोजल के अंदर देखा था कि इट वाज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन कि प्रपोजल शुड बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन। वहीं उसी तरह से एक्सेप्टेंस आल्सो मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको घुमाऊंगा और आपको कंफ्यूजन होगा भी कि ये क्या बात होगी। प्रपोजल के अंदर तो हमने सर्टेन पर्सन को बोला था, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड जनरल ऑफर या जनरल प्रपोजल, वो हम देखेंगे। एंड कभी कभी क्या होता है कि एक ऑफर होती है, व्हेन ऑफर इज मेड टू अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, या पूरी दुनिया को आप ऑफर दे रहे हैं, तो उस केस में ऑफर कैसे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे अराइज होता है कि जब वो जनरल ऑफर कोई पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेप्ट कर रहा हो। मैंने जैसे बोला कि वहां पे मैंने बोला था कि प्रपोजल के अंदर मैंने बोला था इट शुड बी मेड टू अ सर्टेन पर्सन, बट अगर मैं ऐसी ऑफर, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा है कि जो भी मुझे मेरे गुम हुए बेटे, मेरे गुमशुदा बेटे की इंफॉर्मेशन देगा, उसको मैं 10,000 का इनाम दूंगा। अब अगर बी उसको ये इंफॉर्मेशन देता है या उसका बेटा ढूंढ के लाता है, तो ऑब्वियसली उसको इनाम मिलने का अधिकार है। तो वो जनरल ऑफर थी और बी ने जैसे ही उसके ऊपर एक्ट किया, इट बिकेम अ सर्टेन एक्सेप्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत ही लैंडमार्क केस, और अगर आप ये अपने एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, दैट इज कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी लिमिटेड। अब इसमें क्या था कि एक कंपनी थी जो ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, एक कंपनी थी जो जिसने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डाली कि हम $100 का रिवॉर्ड देंगे अगर हमारे किसी भी व्यक्ति को अगर इन्फ्लुएंजा, किसी को जुकाम होता है या फिर कोई सिमिलर बीमारी होती है, हमारे स्मोक बॉल यूज करने के बाद, स्मोक बॉल एक तरह का इनहेलर या किसी तरह का वो विक्स वेपोरोब टाइप होता होगा, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको कभी भी कोई जुकाम नहीं होगा। इन केस अगर आप में से किसी को जुकाम होता है तो हम $100 का आपको इनाम देंगे, हम $100 का आपको रिवॉर्ड देंगे। इट वॉज फर्दर एडेड इन द एडवर्टाइजमेंट के कंपनी ने ऑलरेडी, कंपनी इतनी सिंसियर है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि कंपनी ने अपने इंटेंशन को और भी ज्यादा व्यक्त किया। कैसे? कंपनी ने एक बैंक है अलायंस बैंक, उसके पास $1,000 का डिपॉजिट किया है कि देखो वी आर वेरी सिंसियर, हमने बैंक को ऑलरेडी $1,000 दे दिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है कि भाई मुझे इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करने के बाद, वो जैसे कैसे अभी बाजार में कोई दवाई लेके आया, तो भाई ये दवाई यूज करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो बैंक आप उसको $100 दे देना, ये हम आपके पास जमा करा रहे हैं, जिसको एस्क्रो अकाउंट भी बोला जाता है। तो वहां पे अब इस तरह से सिंसेरिटी उन्होंने व्यक्त की। सो ना सिर्फ कंपनी ने एक अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि इस इच्छा के ऊपर उन्होंने बैंक के पास पैसा भी जमा करा दिया। सो इट इज अ क्लियर कट इंटेंशन दैट इट मेड अ जनरल ऑफर। अब एक मिसेस कार्लाय करके लेडी थी, उन्होंने वो दवाई खरीदी, उन्होंने वो स्मोक बॉल्स खरीदे और उसको 15 दिन के लिए यूज किया, जिस तरह से समझाया था उन्होंने, टू द लास्ट वर्ड, जिस तरह से उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था उस तरह यूज किया। उसके बावजूद उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो मिसेस कार्लाय ने सू किया कंपनी को कि भाई मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, $100 मुझे मिलने चाहिए। तो कार्लाय ने मना कर दिया कि भाई हमने कोई थोड़ी ना, सॉरी, कार्बोलिक स्मोक कंपनी ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमने मिसेस कार्लाय को थोड़ी ना ये ऑफर दी थी, हमने तो ऑफर पूरी दुनिया को दी थी। यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया, इट वॉज हेल्ड दैट मिसेस कार्लाय वॉज एंटाइटल्ड टू रिकवर $100 बिकॉज the company's advertisement was more than an invitation. It was not an invitation to offer, it was something more to transact बिजनेस। इट वॉज हेल्ड, इसके अंदर ये फाइंड किया गया कि एडवर्टाइजमेंट वॉज नॉट नियरली स्टेटमेंट टू गिव रिवॉर्ड बट अ डेफिनेट प्रपोजल
क्योंकि ये प्रपोजल कैसे हुआ कि उन्होंने क्लियर कट अपने इंटेंशन को और भी ज्यादा डिफाइन किया, और जैसे ही कार्लाइ ने वो दवाई खरीदी, दिस प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय हर। कोर्ट ने यहां पे बोला कि इवन दो ये ऑफर पूरी दुनिया को दी गई थी, इट वॉज गिवन टू दी होल वर्ल्ड, इट वॉज एक्सेप्टेड बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन। कौन वो स्पेसिफाइड पर्सन? मिसेस कार्लाइ, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। सो कंपनी का ऑब्जेक्शन को हटाया गया कि भाई एक्सेप्टेंस हमने कोई इसको थोड़ी ना कम्युनिकेट किया, मिसेस कार्लाइ को हमने अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर द कंपनी हैज वेव्ड। कंपनी ने जैसे ही बैंक को बोला कि हम $1000 आपके पास जमा करवा रहे हैं, इसको संभाल के रखो, अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा होता है उसको आप $100 दे देना, तो उन्होंने अपने आप ही अपना ये जो राइट ऑफ एक्सेप्टेंस है उसको हटा दिया। सो देयरफॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय कंडक्ट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल एक्सेप्टेंस। तो अगर कार्लाइ ने वो स्मोक बॉल्स खरीदे, उनको यूज किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया उस तरह से उन्होंने यूज किया और सारी टर्म्स एंड कंडीशन से कंप्लाई किया, उसके बावजूद अगर उनको इन्फ्लुएंजा हुआ है तो उनको $100 का रिवॉर्ड मिलेगा। द कंपनी कैन नॉट क्लेम कि उसको मेहनताना नहीं देना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको मेंशन कीजिएगा अगर आप एग्जाम में ही आंसर लिखते हैं। फिर वो जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया कि भाई अगर कोई बोलता है कि भाई मेरा बेटा ढूंढ के लाओ तो मैं आपको $10,000 का इनाम दूंगा, तो ये जो है वो हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल का केस है, 1925 का केस है। इसको भी अगर आप मेंशन करेंगे तो अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट जो एसेंशियल कंडीशन है ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, इट इज दैट इफ द एक्ट इज डन इन इग्नोरेंस ऑफ प्रपोजल इट इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। मतलब अगर आपको प्रपोजल की जानकारी नहीं है और उसके जानकारी के अभाव में अगर आप कोई काम करते हैं तो इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ऑलरेडी इसको समझा चुका हूं, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का जो हमने केस देखा था कि सेठ जी ने गौरी दत्त जी ने अगर वो जो अवार्ड घोषित किया था कि भाई जो भी मेरे भतीजे को, यहाँ पे मैंने सन लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आएगा उसको मैं ₹501 का इनाम दूंगा। लालमैन शुक्ला ढूंढ के ले आता है बट उनको इस इनाम की जानकारी नहीं होती है। सो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस बिकॉज उनको प्रपोजल की नॉलेज ही नहीं थी। ठीक है, सो नॉलेज ऑफ प्रपोजल इज रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम पे ही पूरी बात आके रुक जाती है। रीजनेबल टाइम क्या बोले, नॉर्मली क्या बोला जाता है कि भाई आपको एक्सेप्टेंस, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको दुकान का ही एग्जांपल बताया, दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वहां पे नॉर्मली क्या माना जाता है, तो आप इमीडिएटली बताओ खरीदना है कि नहीं खरीदना है। कोई आप 4 दिन बाद जवाब दोगे तो इट इज नॉट अ प्रपोजल। एक केस के द्वारा चलो समझाता हूँ। रामगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफोरे, ये केस है। इस केस के अंदर ये बोला गया था 1886 1886 का केस है, जहां पे ये मॉन्टेफोरे ने बोला कि मैं एक कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, ये रामगेट विक्टोरिया होटल के केस खरीदना चाहता हूँ। 8 जून को उसने प्रपोजल दिया। अभी शेयर के केस में ये हम 1886 की बात कर रहे हैं, करंट टाइम पे तो आता हूँ। 1886 के भी अंदर शेयर, आपको पता है शेयर के जो प्राइसेस होते हैं वो दिन प्रतिदिन, अभी तो मिनट सेकंड में प्राइस चेंज होते हैं, उस जमाने में हर कभी एटलीस्ट दिनों के अंदर या हफ्तों के अंदर शेयर के प्राइसेस चेंज होते थे। तो उसका एक्सेप्टेंस कंपनी ने भेजा 23 नवंबर को। मतलब देख सकते हैं आप कि 5 महीने बाद उन्होंने एक्सेप्टेंस भेजा। तो वहां पे मोन्टेफोर बोलता है भाई मुझे अब ये शेयर नहीं चाहिए, इसकी कीमत अब मेरे लिए कोई इसकी कीमत बची नहीं। तो वहां पे कोर्ट ने बोला, कंपनी ने क्लेम किया कि भाई आपने तो हमको प्रपोजल दिया था, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वहां पे कोर्ट ने बोला कि रीजनेबल पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस हैज इलैप्स्ड। सो अब मना कर सकता है मोन्टेफोर को ये शेयर नहीं लेने, तो वो मना कर सकता है। आज की डेट में तो ये केस और भी ज्यादा वाजिब है। वाई? बिकॉज अभी तो आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक शेयर ट्रेडिंग देखते हैं, तो अगर आप अपने ब्रोकर को बोलते हैं कि भाई मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने, और आपका ब्रोकर उस समय वॉशरूम में है या उसका फोन नहीं चल रहा है, या बोलता है, अगर आप उसको स्पेसिफिकली बोलते हैं कि भाई इस समय रिलायंस का भाव ₹1000 चल रहा है, मेरे को ₹1000 में वो खरीद ले, वो जब तक वॉशरूम से बाहर निकल के आता है या फिर वो जाता है, उतनी देर के अंदर रिलायंस के भाव कहीं के कहीं पहुंच गए। तो इन दैट केस आप मना कर सकते हो कि नहीं भाई मैंने तो उस समय बोला था। तो उधर रीजनेबल टाइम इमीडिएटली हुआ, उधर रीजनेबल टाइम एक दिन, एक घंटा या 4 दिन नहीं हुआ, रीजनेबल टाइम इमीडिएटली हुआ। वहीं अगर मकान का खरीद बेच का सौदा है, वहां पे अगर आपका बायर बोलता है कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने के लिए, तो रीजनेबल टाइम हो सकता है 5 दिन हो सकता है 10 दिन हो। तो दैट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। लास्ट जो एसेंशियल कंडीशन है वैलिड एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इट इज रिवोक्ड और इट इज विड्रॉन। मतलब कि अगर कोई आपको कोई प्रपोजल दे रहा है तो बिफोर वो अपना प्रपोजल वापस खींचे या फिर वो प्रपोजल लैप्स हो जाए, उससे पहले आपको प्रपोजल को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर आपने उससे पहले
अगर एक्सेप्ट कर लिया देन इट इज फाइन, बट अगर आपने समय रहते अगर अपना प्रपोजल नहीं दिया और वो प्रपोजल लैप्स हो जाता है, देन दैट प्रपोजल दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको मेरा घोड़ा चाहिए, तो आप कुछ जवाब नहीं देते, उठ के चले जाते, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑफर लैप्स हो गई, आई हैव गिवन इट टू समबडी एल्स। या फिर मैंने आपको बोला कि भाई आपको मेरा घोड़ा चाहिए, आप बोलते हो ठीक है, एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलके देख लेते हैं, या कल तक मैं ले लेता हूँ। बोला ठीक है चलो, ना आप बंदे ना मैं बंदे। दूसरे दिन मैं आपको बोलता हूँ सुनो सुनो सुनो, मुझे अभी आपको अपना घोड़ा नहीं बेचना है, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो मैंने उसको रिवोक कर लिया या मैंने उसको विड्रॉ कर लिया। इन दैट केस ऑल्सो, बिफोर यू हैव गिवन मी माई एक्सेप्टेंस, आई हैव चेंज माई माइंड। इन दैट केस ऑल्सो द एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। वहीं पे अगर इस कंडीशन के अंदर हम लोग खड़े हैं, मैं आपको बोलता हूं कि आपको मेरा घोड़ा चाहिए, आप बोलते हैं हाँ मुझे चाहिए, इट इज एक्सेप्टेड टू मी। दूसरे दिन फिर मैं अगर आपको बोलता हूं कि नहीं, आई एम नॉट विलिंग टू सेल माई हॉर्स टू यू, देन आई कैन नॉट विड्रॉ इट बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाई। सो द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस। एक पॉइंट और, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंडीशंस यहाँ खत्म हो गई। लास्ट एक पॉइंट खाली बता देता हूं, दैट इज प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एक प्रपोजल जब वो एक्सेप्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो अगर पहले प्रपोजल आपने मुझे कोई, मैंने अगर आपको प्रपोजल दिया दैट आई एम विलिंग टू सेल माई हॉर्स टू यू फॉर 10,000 रुपीज, दिस इज अ प्रपोजल। You accepted that proposal, okay, I'm willing to buy that horse from you for 10,000 rupees, या आपने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली और मुझे 10,000 रुपए दे दिए। जैसे ही मैंने प्रपोजल दिया और आपने उसको एक्सेप्ट किया, इट बिकेम अ प्रॉमिस। सो प्रॉमिस से कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है। तो दैट्स वाई यहां तक हम लोग इधर ही ब्रेक मारेंगे, इधर ही रुकेंगे कि wherever a proposal when it is accepted it becomes a promise. So thank you.